नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि कहा गया था कि अगली बार से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वीडियो आएगा। और इसी संदर्भ में ये पहला वीडियो है जो भारत का भूगोल इसमें कवर किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे हैं अवस्थिति एवं विस्तार से। शुरुआत होगी अवस्थिति एवं विस्तार से, और इसके अंतर्गत हम आगे देखेंगे इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जा रही हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस एक प्रयास शिक्षा की ओर मुहिम के माध्यम से ये पहला वीडियो, आइए देखते हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं भारत के राज्य से। ठीक है, तो ये पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत का मैप है। इसमें राज्यों का क्रम भी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और तो इसको पहले हम डिकोड करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से राज्य हैं। शुरुआत ऊपर से करते हैं। आइए, तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये पंजाब है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये पंजाब है। इसको हम पी लिख देते हैं, पीपी। और इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये नीचे वाला जो भाग है ये हरियाणा है। ठीक है, इसके बगल में हम आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, ये वाला भाग उत्तराखंड है। और ये इसके ठीक नीचे यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये है उत्तर प्रदेश। और यहीं पे है दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। ये है दिल्ली और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके बगल में यहाँ पे है, ये है बिहार। ये बिहार है। इसके ठीक नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये बिहार और यूपी। और ये है झारखंड। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड है। और झारखंड, और इसके ठीक बगल में है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। देखेंगे इसमें क्या है ना कि पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा कहाँ कहाँ से जुड़ती है, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मैप का अध्ययन में ये जो मैं स्टेट वाइज जो लेकर के चल रहा हूँ ये इसलिए कि कौन कौन से राज्यों की सीमा सटती है, मिलती है, इसको देखने के लिए। और आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप इनके बारे में कम से कम स्टेट के बारे में तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और शुरुआत से लेकर ऊपर से लेकर के नीचे तक सबों का क्रम, सबों की राजधानी, इन सब के बारे में आपको खूब गहरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी को डिकोड कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छे से एक बार समझ लिया जाए तो आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस भारत के मानचित्र को लेकर के आने वाले समय में किसी को परेशानी नहीं होगी। और यकीन मानिए इससे संबंधित इतने सारे हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। और अगर इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन
अब ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे, आप देखेंगे कितनी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पश्चिम बंगाल है PB, ठीक है, इसको सिर्फ ये रखते हैं। और ये वाला जो भाग है ये है सिक्किम, ये है सिक्किम, ठीक है। और इससे पूरब के जितने भी स्टेट हैं इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम असम को ले लें। असम, देखिए असम का ये रहा हमारा असम, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद ये है नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है असम, ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ये है मिजोरम, MIZ लिख रहा हूँ मैं। और ये है मणिपुर, ये वाला जो भाग है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और ये है नागालैंड, ये है नागालैंड, ठीक है। तो ये सिक्किम, सिक्किम। अब इससे आगे आ जाते हैं, ये है हमारा MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, यूं है इसकी आकृति, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ठीक बगल में है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। इसके ठीक बगल में है ओडिशा, उड़ीसा। इसके नीचे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पे है। इसके बगल में ये आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये जो छोटा सा भाग जो देख रहे हैं ये है गोवा, गोवा। इसके ठीक नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के ठीक नीचे है केरला, और इसके ठीक बगल में है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और इसमें ऐसा करते हैं, अब ऊपर में ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये पहले एक स्टेट था जम्मू और कश्मीर, अब इसी को काट दिया गया, इसमें पार्टीशन हो गया है। और इसके बाद अब इसको अलग अलग बना दिया गया है, ये है लद्दाख, लद्दाख, और ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ ये
जितने भी स्टेट हैं इनकी राजधानियां भी आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन इन सब के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। और इससे भी बेहतर होगा अगर यदि आप वहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम जानें, मुख्यमंत्रियों का लिस्ट रख ले, वहाँ के जो भी राज्यपाल हैं उनके बारे में जानकारियाँ रखें, तो ये बहुत ज़रूरी होगा। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय, ये है मेघालय, ठीक है। और बाकी सब तो हो गया ऐसे ही करके। तो ये रहा लगभग ये मतलब राजनीतिक मैप जो है वो लगभग इसी तरह का है। तो इसके आगे अब हम राज्यों को जान लिए, और इससे आगे चलते हैं हम जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पे जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में उनको एक बार देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला जो भाग है ये अंडमान और निकोबार है, अंडमान और ये नीचे वाला निकोबार, इस पूरे को अंडमान और निकोबार बोलते हैं। ये श्रीलंका है, ये नीचे में ये जो जगह है ये श्रीलंका है। और यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। और यहाँ पे एक बड़ा सा द्वीप, थोड़ा बड़ा द्वीप है, इसको बोलते हैं मिनिकॉय, ठीक है, एक द्वीप है इसको बोलते हैं मिनिकॉय। और ये नीचे में मालदीव है, ठीक है। इन सब के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से इस सब का इन सब को कैसे कैसे करके कौन कौन चीज़ अलग करता है वो भी। तो अभी पहले यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले लद्दाख से शुरू करते हैं, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे है चंडीगढ़, यहाँ पे है चंडीगढ़, ये वाला जो भाग है ये है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। उसके बाद दिल्ली पे आ जाते हैं, ये है दिल्ली। उसके बाद यहाँ से दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, दीव यहाँ पे है, दमन यहाँ पे है, और दादर और नगर हवेली भी यहाँ पे है जिसकी राजधानी सिलवासा थी। अब इन सबको सम्मिलित कर दिया गया है। कब से सम्मिलित किया गया है? तो 26 जनवरी 2020 से इसे लागू किया गया। हालांकि 3 दिसंबर 2019 को, 3 दिसंबर 2019 याद रखेंगे, इस उसी समय इसका मतलब बिल पास करके और इसको बनाया गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 2020 से, तो इसको याद रखेंगे। दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को सम्मिलित कर दिया गया, और ये दोनों कब से हुए? तो 26 जनवरी और 2020 से ये प्रभाव में आ गया, ठीक है। तो इसको दीव कहाँ पे है? दीव यहाँ पे है, ठीक है। दमन यहाँ है और दादर और नगर हवेली यहाँ पे है जिसकी राजधानी पहले सिलवासा हुआ करती थी। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये सब गुजरात के पास ही पड़ता है, ठीक है। और इससे आगे अब आगे देखते हैं। और जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कब अलग किया था? जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर ये पूरा जो स्टेट है इसे 31 अक्टूबर 2019 को इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग तो पूरा लद्दाख हो गया और दूसरा भाग जम्मू और कश्मीर हो गया, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें 2 ऑप्शन थे और दोनों में लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए। पहला एक तो कच्छ था, दूसरा लद्दाख, लेह, ठीक है। तो दोनों को लेकर के हुआ कि बड़ा कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे। कच्छ जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है अभी भारत का, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो कच्छ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे। जो गुजरात में पड़ता है तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रफल को लेकर के कि ये जो भारत है, ये जो पूरा है इसके पूरे के क्षेत्रफल कितने हैं,
ठीक है। इनका क्षेत्रफल टोटल जो है वो कितना है, इसका पूरा का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। एक बार में याद नहीं होगा तो दो जगह चार जगह पे इसे लिख लेंगे तो याद करने में सहूलियत होगी, और याद हो जाता है, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इसको ले लें, यहाँ पे ये क्षेत्रफल है इसका। और इसके आगे भी देखते हैं इसमें क्या क्या है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो जगह है, ये विश्व में इस 7वां स्थान आता है भारत का। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ जाता है कि आप बताएं कि देशों का क्रम क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वैसे में लगाना होगा। तो वैसे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है। रसिया से एक बार भ्रमण करते हैं, यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले रसिया सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कनाडा। कनाडा के बाद चलते हैं चीन। ठीक है, चीन से फिर चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। और वहाँ से फिर ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 7वें स्थान पे भारत आ गया। और अगर कभी ऐसा पूछ दे कोई आदमी पूछने के लिए कि भारत से ठीक छोटा राज्य मतलब देश कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्टेट है। मैं इसे लिख दूँ क्या एक बार? ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं शॉर्ट नेम लिखता हूँ तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार स्टेट का क्रम क्या है। तो सबसे पहले है रसिया, कनाडा, इसके बाद चाइना, एक, दो, तीन, चार, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया, और 8वें नंबर पे अगर यदि कभी कोई पूछ देता है तो अर्जेंटीना। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, और एक दो बातें और ध्यान रखेंगे कि ये जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। 2.4% भूभाग भारत के पास है। ठीक है, लेकिन एक बात और, इसमें 17.5% पूरे विश्व की जितनी भी आबादी है उसका 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। कितना? 17.5%। 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। समझिए, हमारे पास क्षेत्रफल कम है लेकिन हमारी जो यहाँ पे जो आबादी है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है,
हमारे पास क्षेत्रफल मात्र 2.4% है, और हमारे पास जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का 17.5% है। तभी तो इतने सारे मतलब सबसे आगे हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि चाइना से भी आगे भारत निकल जाएगा, ऐसा है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि भारत चाइना से भी आगे निकल जाएगा, और चाइना ने तो बहुत सारे कंट्रोल कर लिए हैं। अब जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन पे मतलब कुछ कुछ चीज़ों में उनको कटौती की जा रही है, जैसे उनको कुछ कुछ सरकारी योजनाओं में लाभ वगैरह उनको कम मिलता है ऐसे करके, या फिर नहीं मिलता है ऐसे करके, कुछ पॉलिसी वगैरह उन लोग अपना ईजाद किए हैं। तो ऐसा है, भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है आगे। और ये तो जो हमारा क्रम है ये आपने देख लिया। अब एक बार ऐसा करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भी क्रम देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से क्या क्रम है। ठीक है, भारत तो जनसंख्या में सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है यहाँ पे चाइना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे टॉप पे चाइना। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? हम। और कौन आएगा? भारत आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया दूसरे नंबर पे है, इंडिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे है यूएसए। तो ऐसे करके देखेंगे। और मतलब जैसे अगर यदि जो भी इसमें जो स्टेट्स हैं जैसे जैसे करके क्रम जो है उनका, उसे याद रखेंगे कि कभी अगर यदि कहीं पे ज़रूरत होती है या फिर पूछा जाता है तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे, अब इससे आगे, अच्छा चौथा है तो इससे आगे है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया, इसमें ब्राज़ील आया है ना, ब्राज़ील 5वें स्थान पे यहाँ पे भी आएगा, 5वें नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां आता है, और जनसंख्या की भी दृष्टि से ब्राज़ील का नंबर 5वां आता है। ठीक है, तो ब्राज़ील, इसके बाद है पाकिस्तान, बांग्लादेश और रसिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और रसिया। छठा है पाकिस्तान, बांग्लादेश आठवां है रसिया। देखिए यहाँ पे यह है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, और यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप खुद देखिए कि एक नंबर पे रसिया है, रसिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन वो जनसंख्या में कहाँ पे आता है? 8वें स्थान पे, विश्व में 8वां नंबर आता है उसका। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया जो 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल में, वो यहाँ पे दूसरे स्थान पे आता है। तो कितना मतलब अलग अलग है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि किस तरीके से है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। धन्यवाद। तो अब आप लोग क्षेत्रफल को मेरे ख्याल से सब कुछ समझ गए हैं। तो
अब आगे इसमें क्षेत्रफल के बाद, जैसे अब आप लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, जनसंख्या के हिसाब से क्या है, कैसे कैसे क्रम है देशों का पूरे विश्व में, तो उसके बारे में, और एक बार राज्यों का भी क्रम देख लें तो बेहतर होगा कि कौन कौन से स्टेट्स का क्रम किस तरीके से आता है। हाँ, बिहार कौन से क्रम पे है, मध्य प्रदेश कौन से क्रम पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। और क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी मैच द फॉलोइंग में, या फिर कुछ ऑप्शन दे करके बताते हैं कि किस जो आप बताएं कि कौन कौन सा क्रम है, राज्यों को क्रम से लगाएं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसको एक बार देखना ज़रूरी है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान, इसको ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के बाद एमपी आएगा। ठीक है, राजस्थान के बाद एमपी ही आएगा, कभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों में से कौन आएगा, तो याद रखें राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ही आएगा। ठीक है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। अब गुजरात आता है, पहले यहाँ पे जम्मू और कश्मीर आता था। ठीक है, तो गुजरात, तो अभी तक क्या देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, पहले कहीं पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि इससे सहूलियत होगी आप लोगों को जानने में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र, शॉर्ट नेम लिखते हैं, अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो टॉप 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5, टॉप 5 जो स्टेट्स हैं वो ये हो गए। इससे भी आगे जान सकते हैं, इससे भी आगे हैं, गुजरात के बाद आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है तमिलनाडु, तेलंगाना, और 12वें नंबर पे आता है बिहार। बिहार के बाद जो आता है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इन सब खासकर टॉप 5 पूछे जाते हैं, वैसे जानकारी तो सबों का रखना चाहिए। जैसे हमारा यूपी कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे यूपी आता है, एमपी दूसरे नंबर पे ही आता है क्षेत्रफल पे, और बिहार कौन से स्थान पे आता है, 12वें नंबर पे। ठीक है, तो ये सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैथ द फॉलोइंग में, इसलिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका चतुर्दिक बिंदु कौन कौन सा है। चतुर्दिक बिंदु कहने से आज से है कि यहाँ पर जो हमारा जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो कौन सा है, उत्तरी जो पॉइंट है, सबसे पूर्वी जो भाग है, सबसे पूर्व में कौन सा जगह पड़ता है, वो सबसे पश्चिम में कौन सा है, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से हम इसको जानेंगे। तो एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसमें है क्या कि ये जो पृथ्वी है ना, ये गोल है। ठीक है, और पृथ्वी गोल है, इसी में कहीं पे हमारा भारत है, तो भारत कहाँ पे है। एक देशांतर रेखा के बारे में बताऊं तो उसमें क्या है कि 0 डिग्री जो देशांतर है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है,
ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, दोनों 0 डिग्री हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लाइन जो है जो लंदन से गुजरती है उस वो यहीं पे है। वहीं से समय और दूरी का निर्धारण देशांतर रेखा के हिसाब से ही किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब कहने का मतलब उत्तर, यानी ये वाला जो भाग है 0 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी को 2 भागों में बांटी है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में है हमारा भारत, यानी इस रेखा से इस तरफ है, इस रेखा से इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भारत, और जब अक्षांश रेखा इसको जब विभाजित करती, पृथ्वी को विभाजित की हुई है, तो इसमें हमारा भारत कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ऐसे ऐसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें है कि अक्षांश और देशांतर के हिसाब से हमारी भारत की क्या अवस्थिति है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे जो दक्षिणी भाग है, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। कभी ये अक्षांश और देशांतर को किस तरीके से बांटा गया है, मैं आने वाले समय में किसी वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से है 8 डिग्री, और इसको डिग्री और मिनट में किस तरीके से बांटते हैं। डिग्री और मिनट में ही नहीं, सेकंड में भी बांटते हैं। तो 60 सेकंड जब पूरा होता है तो 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट जब 60 मिनट हो जाते हैं तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो अक्षांश उसी पे आधारित है, ये जो दूरी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया अवस्थिति इसी से बताई जाती। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो अभी इसको जान लेते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये सबसे लास्ट पॉइंट जो है ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पे है। तो ये जगह है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से शुरू करते हैं, और 8 डिग्री 4 मिनट इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट 376, ऐसे करके याद रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। 376 यानी 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे कौन सा जगह है? यहाँ पे है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल बोलते हैं इस जगह को, इंदिरा कौल। ठीक है, तो हमारा भारत दक्षिण से उत्तर की तरफ किस तरीके से है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, और थे कि जो हमारा पश्चिमी सीमा जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। इस जगह को गुहार मोती या गौर मोथा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये बिंदु है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के किबिथु तक, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये इसका जगह है। और इसमें हम देखते हैं ये 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, ऐसा करेंगे, इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि इसको कुछ नंबर में, जैसे यहाँ पे 84 बना ले, 84 डिग्री याद रखें। जिस समय बोलना होगा कि वो
अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार में हम बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के और इंदिरा कौल तक है। ठीक है। और गुहार मोती से लेकर के और किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और किबिथु तक है। ठीक है। गुहार मोती या गौर मोता से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट किबिथु तक। ठीक है। ये वाला जगह है, यहाँ पे पड़ता है, लगभग यहीं पे है। ठीक है। हाँ, तो इसका ध्यान रखेंगे और जब भी ज़रूरत होगी जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो वहाँ पे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। इसको बोलेंगे जब उसको इंटरव्यू वगैरह होगा तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे आगे एक चीज़ और भी देख लेते हैं। ये जो अंडमान निकोबार जो है ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो याद रखेंगे, कहीं कहीं पे जब आप देखेंगे, जब इसका और अध्ययन करेंगे बुक में, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है। ठीक है। तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। यानी इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक। ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल तक, और यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट यहाँ पे पड़ता है। ये जगह है, सबसे लास्ट बिंदु जो है यहाँ पे तक आता है। तो इस जगह का अक्षांशीय यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट। ये है अंडमान निकोबार द्वीप में, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है, जो सबसे नीचे है, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो इसका ख्याल रखेंगे। और तो इंदिरा कॉल से इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक भारत का विस्तार है, और गुहार मोती या गौर मोता से लेकर के किबिथु तक। ठीक है। तो इसको देखें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि चतुर्दिक विस्तार क्या है। ठीक है। और चतुर्दिक विस्तार मतलब इसका पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, पूरब से पश्चिम तक इसकी कितनी दूरी है। मतलब यहाँ जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की जो दूरी है, ये कितनी है। ठीक है। तो ये होता है, पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, यहाँ से लेकर के, मैं ऐसे दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है, ये 2933 किलोमीटर। शायद वो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है पूर्व पश्चिम विस्तार। पूरब से लेकर के पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। ठीक है। 2933 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि 3214 किलोमीटर है इसका। और
इतना चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है। और इसमें अब एक कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये लगभग भारत को बीचों बीच काट देती है। 37 डिग्री जो रेखा गुजरती है वो उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो वो कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पे ही अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है। एक मिनट, मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ ताकि देखने में सहूलियत होगी। ये यहाँ से गुजरता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको याद रखेंगे, इसके क्रम को याद रखेंगे। यहाँ पे कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा भाग यहाँ पे राजस्थान का भी मैच हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे राजस्थान का भी थोड़ा सा भाग है। तो गुजरात राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिए, मिजोरम और मणिपुर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मिजोरम से गुजरेगी, इसका ख्याल रखें, ठीक है। तो ये है हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इससे संबंधित इस पे जो राज्य हैं 8 राज्यों से गुजरती है हमारे भारत में। तो ये 8 राज्यों का क्रम है, क्रम से इस सबको याद रखेंगे। जैसे इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एक बार में नहीं होगा, 2 बार 4 बार। देखिए, एक बार में हम तो ना ही कालिदास हैं और ना ही हम विवेकानंद है कि एक बार में ही जो चीज़ पढ़ा वो सब कुछ आ जाए। तो लेकिन बार बार तैयारी करने से, बार बार रिपीट करने से तो सारी बातें याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएगा, इतना यकीन रखिए। 2 से 3 बार देखिएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है एक बार में ना हो, तो 2 से 3 बार देखेंगे तो उसमें सभी बातें साफ साफ हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद कर्क रेखा को हमने देख लिया। कर्क रेखा के बाद हम लोग देखते हैं मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा हमारा क्या है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और कहाँ से है, और उसी से हमारे पूरे देश का समय निर्धारण होता है कि पूरे भारत में जो समय अभी बज रहा है वो हमारा मानक समय रेखा ही निर्धारित करता है। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5 घंटा और 30 मिनट 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर से आगे है। हम लोग पूर्वी भाग में हैं इसलिए, तो उसको देख लेते हैं। तो मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप लोग जानते होंगे। यूपी में एक जगह है, यूपी से गुजरती है, ठीक है। यूपी में यूपी इलाहाबाद के बगल से नैनी भी पड़ता है वहीं पे, तो वहाँ से गुजरती है। तो ऐसे यहाँ से होते हुए थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भी भाग आता है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अरे 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। और ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा मानक समय रेखा को कौन से राज्य में काटती है, या फिर मानक समय रेखा कर्क रेखा को कौन से राज्य में काटती है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में
ये पॉइंट बनता है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मानक समय रेखा को काटती है, या फिर मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा और 5 राज्यों से मानक समय रेखा, ठीक है। तो इसे भी हम लोगों ने देख लिया। और अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। शुरुआत हमारा ना सुधरने वाला पड़ोसी, उसी से करेंगे। तो यहाँ पे है पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान। ये गुजरात से लेकर के और जम्मू कश्मीर लद्दाख तक जाता है, वहाँ तक इसे हमारी जो सीमा रेखा है पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। ये पाकिस्तान पश्चिमी भाग में है, तो इसको भी देखेंगे। और पाकिस्तान से कितनी सीमा रेखा साझा करता है हमारा देश, मतलब कितने किलोमीटर का जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ संलग्न है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 3323 किलोमीटर, 3323 याद रखेंगे, किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है हमारी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान बहुत छोटा सा बॉर्डर लगती है इंडिया से, लेकिन अभी वो हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए तो वहाँ पे 106 किलोमीटर की सीमा रेखा अफ़गानिस्तान से भी लगती है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा लगती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। अब देखते हैं चीन से कितना सीमा रेखा लगता है। देखिए, चीन यहाँ से लेकर के और ये वाला पूरा भाग अरुणाचल प्रदेश तक, लेकिन बीच में बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे नेपाल, बीच में नेपाल भी हो जाता है ना, नेपाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेपाल आ जाता है, ये जो हिस्सा है ये नेपाल का है। यहाँ पे नेपाल से भी हमारी सीमा रेखा साझा होती है और इधर भूटान से भी हमारा सीमा रेखा लगता है। तो भूटान से कितना लगता है? भूटान से लगता है 699 किलोमीटर। भूटान से मैं किसी और जगह पे लिख देता हूँ 699। यहाँ पे याद रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है सिक्किम के ठीक बगल में 699 किलोमीटर ये लगता है भूटान से, ठीक है। और नेपाल से लगता है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लगता है नेपाल से, ठीक है। बीच में उत्तराखंड के बाद और सिक्किम के बीच का जो जगह है ये 1751 किलोमीटर। बिहार और यूपी के ठीक उत्तर में नेपाल है, ठीक है। तो और यहाँ से चाइना से हमारे कितने सीमा रेखा लगते हैं, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो ये है 3488 किलोमीटर, 3488। मैं यहाँ पे चाइना 3488, 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा रेखा हम चाइना के साथ साझा करते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जिससे भारत सीमा रेखा साझा करता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हम 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। हमारा देश 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश यहीं पे है। बांग्लादेश, ये कर्क रेखा जब जाती है तो बांग्लादेश को भी काटता है, ठीक है, बांग्लादेश को भी। तो ये है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होता है 4096.7 किलोमीटर,
96.7 किलोमीटर हम सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और इसके साथ म्यांमार से भी हम लोग सीमा साझा करते हैं। म्यांमार का सीमा कितना साझा होता है, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं हम म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करता है। और इसके बाद दो रेखाएं हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो भारत चीन जो सीमा है उस सीमा रेखा को कौन सा नाम दिया गया है, उसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह 27 अप्रैल 1914 में इसको निर्धारित किया गया था, 27 अप्रैल 1914। ठीक है, 27 अप्रैल 1914, उस समय ब्रिटिश हुकूमत ही यहाँ पे काम कर रही थी, तो उस समय था। और जो निर्धारित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर हेनरी मैक-मोहन, उन्हीं के नाम पे पड़ा था मैक-मोहन रेखा। और इसके साथ साथ मैक-मोहन रेखा आपने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक वो है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, रेडक्लिफ। ये सर सिरिल रेडक्लिफ, उन व्यक्ति का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ, तो इनके नाम पे बनाया गया था। एक आयोग बना था जिसके जो मुख्य व्यक्ति थे, मतलब अध्यक्ष थे, वो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इसी नाम पे वो उनका इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, जो कहाँ पे है, यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच, और बांग्लादेश और भारत के बीच भी जो सीमा रेखा का जो निर्धारण होता है वो रेडक्लिफ रेखा ही करती है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। और ये निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे और 17 अगस्त के रोज़ सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और अगर इन सभी किलोमीटर को अगर यदि हम लोग जोड़ दें एक साथ, तो कुल स्थलीय सीमा बनता है। कुल स्थलीय सीमा कितना, 3323, 106, 3488, 1751, 699, 4096.7 और 1643 किलोमीटर, सभी को अगर यदि जोड़ दे तो हमारा स्थलीय सीमा निकल जाएगा कि स्थलीय सीमा कितना लगता है भारत से। तो ये आ जाता है टोटल, इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तब 15,106.7 किलोमीटर जो कि स्थलीय सीमा है। मैं कहीं पे लिख भी दूँ, स्थलीय सीमा 15,000, एक मिनट यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ 15,106.7, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है 15,106.7 किलोमीटर। जब इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमारा ये भारत जो स्थलीय सीमा साझा करती है उसका डाटा है। तो कभी कभी पूछ देता है कुल स्थलीय सीमा कितना है भारत का, तो 15,106.7 किलोमीटर। तो आप इसी को टिक कीजिएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख ले एक बार जलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना साझा करते हैं। अगर बात कर ले सिर्फ मेन लैंड की, तो मेन लैंड का जो सीमा आता है वो 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। ठीक है, सीमा है। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करें, ये जलीय सीमा है। ठीक है, जहाँ पे जल है वो जलीय सीमा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मेन लैंड को लेते हैं तो इसमें केवल 6100 किलोमीटर आता है। और जब द्वीपों सहित की बात करेंगे, द्वीपों सहित कितना आता है, तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है,
इतना ये कुल है, इसमें लक्षद्वीप भी सम्मिलित है, इधर अंडमान वगैरह जितने भी द्वीप हैं इस आसपास में, उन सभी को मिला करके इसको बनाया गया है। तो 7,516 होता है। और सिर्फ मेनलैंड का अगर यदि पूछा जाता है तो 6,100 किलोमीटर से केवल मेनलैंड का है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा। इसके बाद अब देख लेते हैं कि पश्चिमी तट को क्या कहते हैं और पूर्वी तट को। देखिए ये वाला भाग जो है ये हमारा पूर्वी तट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कोरोमंडल तट। पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी भाग जो यहाँ पे है इसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, ये कोरोमंडल तट पूर्व तरफ और पश्चिम के तरफ है मालाबार तट। ठीक है, और इससे आगे अब कुछ लोकेशन बेस्ड जानकारी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपने भारत का जो आकृति देखेंगे तो ये चतुर्कोणीय, कभी कभी ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये भी आते हैं कि भारत का शेप कैसा है, तो चतुर्कोणीय। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ऐसे ऐसे आपको दिखाई देता है ना, इधर 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 फिर इधर, तो चतुर्कोणीय इसका जो इसकी आकृति है भारत की वो चतुष्कोणीय है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक बात और, ये जो आप अंडमान और निकोबार को देख रहे हैं ये भारत का ही विस्तार है। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का विस्तार है, सॉरी हिमालय का ही विस्तार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय का ही विस्तार है। तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम उसमें कवर करेंगे। उसमें जो भी प्राकृतिक जो भी संसाधन है उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, उसको देखेंगे। तो अब लोकेशन बेस्ड जो कुछ जानकारियां हैं उसको देख लेते हैं। 2 मिनट इसको थोड़ा साफ कर लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 8 डिग्री चैनल से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही कि यहाँ पे मालदीव है। मालदीव है और ये एक द्वीप है, इसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है, ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। और तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का विभाजन 8 डिग्री चैनल करता है। 8 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरती है 8 डिग्री, इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल है। और इसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करती है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। ठीक है, तो मालदीव को कौन अलग करेगा, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय से अलग कर दिया। उसके बाद और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री अक्षांश गुजरती है इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्वेश्चन में चैनल के नाम से ही आएगा। ठीक है, यह अक्षांश से भी आ सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि मैंने चैनल पढ़ा था ये क्या आ रहा। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको भी याद रखें। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, अंडमान को निकोबार से इसको अलग कर देती है। और इससे आगे आते हैं तो देखते हैं कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है। देखिए कच्छ की खाड़ी इसे बोलते हैं। ये जो अंदर वाला भाग है ना, ऐसे ये वाला जो खाड़ी क्या होता है, खाड़ी जो है 3 तरफ से घिरा ज़मीन से लॉक्ड जो जगह होता है, जो पानी होता है, वही खाड़ी है। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी, इधर से भी पूरा स्टेट घिरे हुए हैं ना, इधर म्यांमार वगैरह है, यहाँ पे बांग्लादेश, तो इससे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। उसी तरीके से यहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पूरा वाला जो भाग है ये कच्छ की खाड़ी है। इसके बाद आता है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये वाला जो जगह देखते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ गया हुआ, ये वाला जो
ट्रायंगुलर शेप है, इसमें जो पानी है इसे खंभात की खाड़ी बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती यहीं पे अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो यहाँ खंभात की खाड़ी में ही नर्मदा और ताप्ती नदी अपना जल गिराती हैं। इसके बाद माहिम क्रीक कहाँ पे है? माहिम मुंबई में रहने वाले लोग जानते होंगे। माहिम जो है वो माहिम जगह उसी जगह के उसी में एक निवेशिका है, मतलब जाने आने का जगह है पानी से ही, तो इसलिए वो यहाँ पे पड़ता है मुंबई। तो यहाँ पे है माहिम क्रीक। माहिम जो मुंबई में रहते होंगे वो माहिम को खूब अच्छे से जानते होंगे। तो माहिम क्रीक है, ये मुंबई में है। और उसके बाद लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है। तो लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप जो है और यहाँ पे मालाबार तट, इसके बीच का जो ये पानी वाला जो भाग है इसे हम लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है इसे लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, लक्षद्वीप सागर। और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पश्चिम जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु यहाँ पे मतलब ये जहाँ पे कन्याकुमारी है इसी के बीच में जो जगह है, और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो जगह है उसे ही हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कोको स्ट्रेट आता है। कोको एक द्वीप है म्यांमार के पास। ये मान लीजिए ये है कोको स्ट्रेट, ठीक है। तो कोको स्ट्रेट और उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है, जो बीच मतलब उत्तरी अंडमान है और कोको द्वीप, इसके बीच का जो जगह है उसे कोको स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोको स्ट्रेट उन दोनों को अलग करता है। और इसके बाद देख लेते हैं कि डंकन पास कहाँ पे है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। देखिए लघु अंडमान ये है नीचे वाला, और ये है दक्षिणी अंडमान। मैंने आप लोगों से कहा था जैसे ये अंडमान का जब अंडमान और निकोबार को जब हम लेंगे तो इसमें मुख्य जो है अंडमान में वो 4 मुख्य द्वीप हैं: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लघु अंडमान सबसे नीचे है। तो यहाँ पे लघु अंडमान को और लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को जो चैनल जो अलग करता है उसे हम डंकन पास के नाम से जानते हैं, ठीक है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। तो यहाँ पे है, इसका ध्यान रखें, ये है डंकन पास। और डंकन पास के बाद ग्रेट या महान चैनल कहा जाता है। ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल ये कहाँ पे है? तो सुमात्रा आप देखते होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है सुमात्रा द्वीप यहाँ पे है। तो इसके और निकोबार के बीच में ये पड़ता है। तो इसके बीच का जो जगह है इसे हम ग्रेट या महान चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे ख्याल से, और मेरा मानना है कि जब किसी भी चीज़ के बारे में जाने तो पूरी गहराई से जाने, ताकि मतलब कहीं पे कठिनाई ना हो। जब भी पढ़ें तो थोड़ा गहराई से जानकारी इकट्ठा कर लें एक बार में ही, ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो या सबसे ज़्यादा समस्या याद करने को लेकर के भी है, तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 बार अगर यदि देखेंगे तो ज़रूर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और अपना प्यार और स्नेह हम पे बनाए रखेंगे, इस चैनल पे बनाए रखेंगे, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फैलाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।